भारत माता की, भारत माता की। मंच पर विराजमान हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री और प्रतिपक्षीय नेता प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल जी, हमारे वरिष्ठ नेता पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमान शांता कुमार जी, केंद्र में मंत्री परिषद के मेरे साथी श्री जगत प्रकाश नड्डा जी, प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के जुझारू अध्यक्ष श्रीमान सतपाल जी, संसद में मेरे साथी श्री वीरेंद्र कश्यप जी, यहां के विधायक श्रीमान सुरेश भारद्वाज जी, संसद के मेरे साथी अनुराग ठाकुर जी, रामस्वरूप शर्मा जी और विशाल संख्या में पधारे हुए हिमाचल के मेरे प्यारे भाई और बहनों, करीब 20 साल पहले और आज 20 साल के बाद, उस समय भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में उस समय के देश के बड़ा प्रधान अटल बिहारी वाजपेयी जी की यहां पर सभा थी। उस सभा में एक कार्यकर्ता के रूप में मुझे संबोधन करने का सौभाग्य मिला था। आज 20 साल के बाद उसी मंच से आप सबके दर्शन करने का सौभाग्य मिला। दूर दूर से इतनी बड़ी तादाद में आकर के आपने मुझे आशीर्वाद दिए। मैं देवभूमि के इन सभी नागरिक भाइयों बहनों का सर झुका करके नमन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। ये देवभूमि भी है, ये वीर भूमि भी है, ये वीर माताओं की भूमि है। ऐसी वीर माताओं जिन्होंने ऐसे वीरों को जन्म दिया है जो जान की बाजी लगा करके 125 करोड़ देशवासियों की रक्षा करने के लिए जुटे रहते हैं। मैं इन वीर माताओं को विशेष रूप से प्रणाम करता हूं। भाइयों बहनों, हिमाचल आता हूं तो ऐसा ही लगता है कि अपनों के बीच आया हूं। पुरानी यादें ताजा हो जाती है। जब मैं यहाँ काम करता था, माल रोड पर तो पैदल ही चलना होता था और हिमाचल में दौरा करके शाम को जब कभी कभी शिमला लौट के आता था तो माल रोड पर से निकलना और इंडिया कॉफी हाउस में जाके बैठना।
और यहां जो पत्रकार बंधु थे उनको ये मेरा क्रम पूरा बराबर पता था, तो मेरे पहुंचने से पहले वो इंडिया हाउस में अपना अड्डा जमा देते थे। आमतौर पर जो सौभाग्य मुझे मिला शायद किसी को नहीं मिलता होगा। इंडिया हाउस में जब कॉफी हाउस में कॉफी पीता था, मुझे कभी भी जेब से पैसे नहीं देने पड़े। और देशवासी सुनते होंगे तो उनको हैरानी होगी, हमेशा पेमेंट ये मेरे सारे पत्रकार मित्र देते थे। चाहे हमारे खजूरिया जी हो, चाहे हमारे लोमी ब्रदर्स हो, चाहे हमारे रणदीवे जी हो, देख रहा हूं मैं आपको। अश्विनी, श्रीकांत शर्मा, ये सारी जमात थी और बड़ा दोस्ताना मेरा रहता था नाता। हिमाचल की राजनीति को समझने के लिए वो कॉफी हाउस में इन पत्रकारों के साथ गप्पे गोष्ठी मुझे बहुत काम आती थी। और मुझे भी आदत हो गई थी उनकी कॉफी पीने की। आज जब माल रोड से मैं गुजर रहा था और जब मैंने उस कॉफी हाउस पर मेरी नजर गई तो यही पुराने सारे साथी मुझे याद आ गए। हिमाचल से मुझे बहुत प्यार मिला, लेकिन बाद मेरी जिम्मेवारियां बदल गई, आना भी कम हो गया। लेकिन आपने बुलाया और हम चले आए। आज भारत सरकार के 2 विशेष प्रकल्प के लिए मुझे शिमला आने का अवसर मिला। मैं हिमाचल प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का आभारी हूं कि इस कार्यक्रम के साथ मुझे आप सबके दर्शन का भी अवसर मिल गया। हिमाचल में टूरिज्म की संभावनाएं बहुत है। हिमाचल के नौजवानों को रोजगार के लिए टूरिज्म का विकास स्काई द लिमिट, इतनी संभावनाएं हैं। अगर सही कनेक्टिविटी मिल जाए, लोगों को आने जाने की सुविधा ठीक से मिल जाए, और इसलिए भारत सरकार ने टूरिज्म को बल देने के लिए हिमाचल में विशेष फोकस किया हुआ है। सालों से पड़े हुए रेल के प्रोजेक्ट, अब हैरान होंगे, एक रेल का प्रोजेक्ट जो ऊना से जुड़ा हुआ था 30 साल से लटका पड़ा था। फाइलें कहां थी पता नहीं था, मैंने निकाला। अफसरों को बिठाया, मैंने कहा मुझे काम करना है, चाहे रोड के काम हो, रेल के काम हो, रोड की चौड़ाई के काम हो, क्योंकि टूरिज्म में ये जितना कनेक्टिविटी सुविधाजनक होती है, यात्री वहां आना पसंद करते हैं। आज एयर कनेक्टिविटी का भी एक बहुत बड़ा काम हुआ है, और ये काम हिंदुस्तान में एक नया
जिसको न्यू इंडिया कहते हैं ना, उसकी एक नींव डालने वाला काम आज यहां हुआ है। देश में दो ऐसी शक्तियां हैं जो भारत को आगे ले जाने में बहुत शक्ति का प्रदान करने वाली इकाइयां हैं। एक मध्यम वर्गीय नागरिक और दूसरे मध्यम श्रेणी के नगर। टायर 2, टायर 3 ये जो सिटी है छोटे छोटे, वे आने वाले दशक में देश के बहुत बड़े ग्रोथ इंजन बनने वाले हैं। बहुत बड़ी विकास की ताकत वहां से आने वाली है। और उसको ध्यान में रखते हुए एविएशन पॉलिसी, एयर कनेक्टिविटी, जो भविष्य के आर्थिक विकास के लिए बहुत उपकारक हो, उस दिशा में उसकी डिजाइन की गई है। और आज उसका प्रारंभ शिमला से, जो टूरिज्म को बल मिले, और आपने शायद यहां, जब मैं वहां बोल रहा था, शायद आपको भी यहां जो लोग यहां पहुंचे होंगे उन्होंने उसको सुना होगा। अगर हम टैक्सी किराए पर लेकर के जाते हैं तो 1 किलोमीटर का 8 रुपया 10 रुपया लग जाता है, और पहाड़ पर जाना है तो थोड़ा और महंगा हो जाता है। मैं उस समय जब यहां काम करता था तब तो मारुति वैन बहुत चलती थी। पता नहीं अब तो कौन सी गाड़ी यहां चलाते हैं मुझे मालूम नहीं है, लेकिन उस समय वो बहुत चलती थी क्योंकि जगह बड़ी कम लेती थी, तो यहां के लोगों को सुविधाजनक रहती थी। टैक्सी में किलोमीटर का 8 रुपया 10 रुपया लगता है। हमने एक ऐसी नीति लाए हैं जिसमें मध्यम वर्ग का सामान्य मानवी भी हवाई यात्रा कर सकता है। अगर टैक्सी किराए का खर्चा 8 रुपया 10 रुपया किलोमीटर का होता है, दिल्ली पहुंचने में 8-9 घंटे लग जाते हैं, हवाई जहाज में किलोमीटर का 6-7 रुपया लगेगा और 1 घंटे में पहुंच जाएगा। और जब हमारे अफसरों के साथ मेरी मीटिंग हुई तो मैंने कहा, भाई देखिए, मेरा तो सपना है कि हवाई जहाज में कौन लोग बैठने चाहिए। ये जो एक बना हुआ है ना, बड़े बाबू, बड़े बड़े लोग, धनी लोग, ये दुनिया उन्हीं के लिए है। इस देश की जो सुविधाएं अमीरों को प्राप्त हैं, वो मेरे देश के गरीब को भी मिलनी चाहिए। जो सामान्य व्यक्ति हवाई चप्पल पहन करके घूमता है, वो मुझे हवाई जहाज में दिखना चाहिए। ये मेरा सपना है। और इसलिए आने वाले दिनों में, आजादी के 70 साल में, इस देश के 70 एयरपोर्ट, 70-75 एयर कनेक्टिविटी, कॉमर्शियल एक्टिविटी के लिए काम आ रहे हैं। इस 1 साल में 30 नए जोड़ने का इरादा लेकर के हम काम कर रहे हैं। 70 साल में 70, 1 साल में 30। काम कैसे होता है, बदलाव कैसे लाया जा सकता है, वो आप भली भांति जानते हैं। भाई, हिमाचल में बर्फ वर्षा होती थी तो हम गुजरात में जब रहते थे तो तुरंत ऊनी कपड़े निकालते थे कि भाई अब हिमाचल में बर्फबारी हुई है तो हवा ठंडी चलेगी, 5-6 दिन में ठंड यहां आएगी।
लेकिन अब वक्त बदल चुका है भाइयों। अब उत्तर प्रदेश की हवा हिमाचल में आ रही है, उत्तराखंड की हवा हिमाचल में आ रही है, और दिल्ली की ताजा ताजा हवा भी तो आ रही है। भाइयों बहनों, देश में विकास का युग तो है, लेकिन जो ईमानदारी से जीना चाहते हैं, ईमानदारी से कुछ करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए स्वर्णिम युग आया है। और मेरी कोशिश है कि ईमानदारी का काम बढ़े, ईमानदारों को अवसर मिले, देश ईमानदारी के ऊपर चल पड़े, इस संकल्प को लेकर के हम काम कर रहे हैं। और भाइयों बहनों, आज जो मैं ये दृश्य देख रहा हूं, दूर दूर तक जहां मेरी नजर पहुंच रही है, लोग ही लोग हैं। ये ईमानदारी के युग का संकल्प लेने वाले लोग मैं देख रहा हूं। हिमाचल में भी ईमानदारी के युग का इंतजार है हमें। भाइयों बहनों, शायद ही हिंदुस्तान के कोई मुख्यमंत्री को इतना समय वकीलों के बीच बिताना पड़ता होगा जितना, समझ गए, बड़े समझदार लोग हैं जी। इसीलिए तो मुझे हिमाचल के लोगों के प्रति इतना आदर भाव पड़ा हुआ है मेरे मन में। भाइयों बहनों, आज देश की जो युवा पीढ़ी है, देश की युवा पीढ़ी बेईमानी से कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं है। वो ईमानदारी के लिए लड़ने के लिए तैयार है। वो ईमानदारी को आगे बढ़ाने के लिए मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर के चल रही है। और यही युवा शक्ति के भरोसे हम आगे बढ़ रहे हैं। भाइयों बहनों, नवंबर में दिवाली के बाद देश भर से टूरिस्ट हिमाचल में आए हुए थे, और अचानक रात को टीवी पर से खबर आई, हजार और 500 की नोट बीती बात। भाइयों बहनों, ये बेईमानी के खिलाफ लड़ाई का मेरा कठोर प्रहार था। उस बात को मैं आगे बढ़ा रहा हूं और आगे बढ़ाता रहूंगा। भाइयों बहनों, मैंने गरीबी देखी है, मैं गरीबी में जिया हूं, गरीबी में पला हूं। गरीब की तकलीफ क्या होती है, ये देखने के लिए मुझे कहीं यात्रा नहीं करनी पड़ती है, मैं अनुभव करके आया हूं। और इसलिए जब हमारी सरकार बनी और मुझे नेता के रूप में चुना गया, मेरे पहले भाषण में मैंने कहा था, मेरी ये सरकार इस देश के गरीबों को समर्पित है। और मैंने देशवासियों में आपको वादा करता हूं, मेरे हिमाचल वासियों में आपको वादा करता हूं, जिन जिन लोगों ने गरीबों का लूटा है, उनको गरीबों को लौटाना ही पड़ेगा। तब तक मैं चैन से बैठने वाला नहीं।
पूछने वाला नहीं था, इनका हिसाब मांगने वाला नहीं था। जिसको जो मर्जी पड़े वो कर रहे थे भाइयों। और इसलिए भाइयों बहनों, आज देश में जहां जहां लोगों को चुनाव में ईमानदारी के साथ चलने का मौका मिल रहा है, वो सारे लोग हमारे साथ चल रहे हैं भाइयों। देश ईमानदारी की ओर आगे बढ़ना चाहता है। देश का सामान्य मानवी ईमानदारी के इस युग को सहयोग करना चाहता है, उसको मदद करना चाहता है। भाइयों बहनों, आज पूरे विश्व में भारत तेज गति से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था के रूप में उसने अपनी पहचान बनाई है। भारत को अगर गरीबी से मुक्ति पानी है, भारत को अगर बेरोजगारी से मुक्ति पानी है, भारत को अगर सामान्य से सामान्य नागरिक को अच्छी संतोषकारक जिंदगी जीने का अवसर देना है, तो देश को आर्थिक विकास किए बिना, विकास के रास्ते पर चले बिना इन समस्याओं का समाधान संभव नहीं है। और इसलिए भाइयों बहनों, आज दिल्ली में जो सरकार है, आपने हमें जो जिम्मेवारी दी है, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि देश विकास की नई ऊंचाइयों को पार करे। बच्चों की पढ़ाई का प्रबंध हो, नौजवानों के लिए कमाई की व्यवस्था हो, किसानों के लिए सिंचाई की व्यवस्था हो, बुजुर्गों के लिए दवाई की व्यवस्था हो। ऐसा मेरा देश आगे बढ़ना चाहिए। और आप जानते हो, दिल्ली में आपने मुझे बिठाया है और मैं जो काम कर रहा हूं, इसमें सब लोग तो खुश होने वाले नहीं हैं। कुछ लोग तो नाराज होने ही वाले हैं, कुछ लोग तो ज्यादा नाराज होने वाले हैं। अब जिनके काले धन पर चोट पहुंची, वो मोदी जी को जय श्री राम बोलेगा क्या? बोलेगा क्या? वो तो मौका देखेगा ना कि मोदी जी की दवाई कब करूं। जिनको परेशानी हो रही है, वो मुझे परेशान करने का कोई मौका नहीं छोड़ेंगे, इसका मुझे पूरा पता है। लेकिन अगर मेरे देशवासियों के लिए ये कठिनाइयां अगर झेलनी भी पड़ेगी, तो मैंने पूरा मन बना लिया है भाई। अब मुझे बताइए, आज हृदय रोग की बीमारी हमारे देश में बढ़ती चली जा रही है। डॉक्टर के पास जाते हैं तो कहता है, साहब गंभीर मामला है, आप बचेंगे नहीं। बचने का एक ही उपाय है, स्टेंट लगवा दीजिए, हृदय के अंदर स्टेंट लगवा दीजिए। वो गरीब आदमी पूछता है कि साहब कितना खर्चा होगा? बोले ये लगवा लोगे तो 40,000 होगा। तो गरीब आदमी पूछता है कि साहब उसके बाद क्या होगा? बोले 5-6 साल तक तो कोई तकलीफ नहीं होगी। तो फिर बाद में? तो बोले ये वाला लगवा लोगे तो फिर जिंदगी में कोई मुसीबत नहीं आएगी। तो बोले इसका कितना खर्चा होता है? तो बोले उसका 1.5 लाख होता है। तो गरीब आदमी सोचता है 40,000 देने के बाद 6 साल में मरना है, तो कुछ भी करो यार, कर्ज ले लो, कुछ भी करो, लेकिन 1.5 लाख वाला लगवा दो और बचने की कोशिश करो। मैंने जरा ये स्टैंड वालों को बुलाया, मैंने कहा भाई बताइए, ये आपको
बनाने में कितना खर्चा लगता है। साल भर उनके साथ माथा चप्पची चलती रही मेरी। वो बाएं दाएं हो रहे थे। मैंने बारीकी से सब ढूंढना शुरू किया और भाइयों बहनों, जो स्टैंड 25,000, 35,000, 40,000 में लगता था वो आज 5 या 6,000 में लगाने के लिए मैंने मजबूर कर दिया। जो 1.5 लाख में लगता था वो 22-25 हजार में लगाने के लिए मजबूर कर दिया। अब मुझे बताइए, ये जिनका गया वो मुझे माफ करेंगे क्या? करेंगे क्या? तब मुझे आपकी मदद लगेगी भाइयों, तब मुझे आपकी मदद लगेगी। दवाइयां, सामान्य व्यक्ति को जो दवाइयां लगे, 700-800 दवाइयां ऐसी जो आमतौर पर गरीब मध्यम वर्ग व्यक्ति को बारी बारी से कभी कभी जरूरत पड़ जाती है। परिवार में एक आध बीमार हो जाए तो भी जरूरत पड़ जाती है। कोई दवाई की कीमत 600 रुपया, 500 रुपया, 300 रुपया। हमने दवाई वालों को बुलाया, मैंने कहा क्या रखा है भाई, ये लूट क्यों रहे हो? कुछ तो ठीक ठाक करो। 2 साल तक चर्चा चलती रही और आज 700 से ज्यादा दवाइयां जो कभी 300 रुपए में मिलती थी वो 30 रुपए में मिलने लग गई। भाइयों, गरीब आदमी को दवाई मिलती है। और इसलिए भाइयों बहनों, प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना के तहत आज वैसी जेनरिक दवाइयों की दुकानें खोली जा रही हैं जहां गरीब व्यक्ति कम पैसों से वही दवाई प्राप्त कर सकता है जो बड़ी बड़ी ब्रांड और बड़े बड़े पैकेजिंग में आती है। वही दवाई सस्ते में उसको खुली मिल सकती है। ये हमने कानूनन व्यवस्था कर दी है। हमारे देश का किसान प्राकृतिक आपदा का शिकार होता रहा। कभी बर्फ वर्षा कम हो तो भी घाटे में, ज्यादा हो तो भी घाटे में, बारिश हो जाए तो भी घाटे में, न हो जाए तो भी घाटे में। ईश्वर भरोसे उसकी जिंदगी गुजरती थी। हमने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की, किसानों को पानी पहुंचाने का अभियान चलाया है। अब उसके साथ पहली बार देश में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लाए। और मैं हिमाचल के किसानों से आग्रह करूंगा कि इस फसल बीमा योजना का आप ज्यादा लाभ उठाने की कोशिश कीजिए। ये ऐसी योजना है, इस देश में कभी किसानों को ऐसी सुरक्षा पहले कभी नहीं मिली है। अगर आप प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लेते हैं तो अगर 100 रुपये का खर्चा है तो किसान को सिर्फ 2 रुपया देना है, 98 रुपया सरकार देगी। और मान लीजिए किसान ने अपना खेत तैयार कर दिया, जोतने की तैयारी कर दी और सोच रहा था बस बारिश आ जाए तो बुआई कर दूंगा। लेकिन जून में बारिश नहीं आई, जुलाई में नहीं आई, अगस्त में नहीं आई, बुआई हुई नहीं तो फसल तो हुई नहीं, फसल हुई नहीं तो बर्बाद भी नहीं हुई। हम ऐसा बीमा लाए हैं कि अगर आप बुआई भी नहीं कर पाए तो भी आपको बीमा मिलेगा और आपका साल बर्बाद नहीं। हम ऐसा बीमा लाए हैं कि फसल तैयार हो गई, अब बस मंडी में जाने को तैयार है, खेत में उसका ढेर लगा करके बैठे हैं और 15 दिन के भीतर भीतर मंडी में जाने से पहले अचानक ओले गिर गए, अचानक बारिश आ गई, बर्बाद हो गया, तो फसल बीमा में उससे भी आपको पैसा मिलेगा। ऐसी व्यवस्था की है।
भाइयों बहनों, हमने एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय किया है और जिसका लाभ आने वाले दिनों में हिमाचल के फल उत्पादक किसानों को सबसे ज्यादा मिलने वाला है। ये जितने बोतल में सब पानी बेचते हैं ना, कलर वाले, कितने महंगे होते हैं, कोका कोला, फैंटा, न जाने क्या क्या। हमने उनको कहा है, भाई ये जो आप एरेटेड वाटर देते हैं, कम से कम 5% नेचुरल जूस उसमें मिक्स कीजिए, सच्चे पक्के फलों का रस उसमें होना चाहिए। अगर 5% भी डालते हैं, फलों के व्यापारी को माल बेचने के लिए तरसना नहीं पड़ेगा। अब नागपुर के अंदर काम कोका कोला के साथ, पेप्सी के साथ शुरू हो गया है और वहां जो संतरे पैदा होते हैं, 5% संतरे का रस ऑफिशियली डाला जा रहा है। आने वाले दिनों में हिमाचल के किसानों को भी उसका लाभ मिले। मैं इन कंपनियों के साथ लगातार बात कर रहा हूं, कभी न कभी परिणाम ला के रहूंगा। भाइयों बहनों, हमारी हर योजना में देश का किसान हो, युवान हो, गरीब हो, उसको अवसर कैसे मिले। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, जो नौजवान अपने पैरों पे खड़ा रहना चाहता है, कुछ कारोबार करना चाहता है, विदाउट एनी गारंटी, ऐसे नौजवानों को बैंकों से 50 लाख रुपए तक देने का हमने निर्णय कर लिया है। कम ब्याज से पैसे देते हैं ताकि वो अपने पैरों पर अपना कारोबार शुरू कर सके। और देश में करीब करीब 3.5 करोड़ से ज्यादा लोगों को अब तक इसका लाभ मिल चुका है। भाइयों, विकास कैसे किया जा सकता है। हमारी माताएं बहनें, मुझे बराबर याद है 2012 के चुनाव में हमारे धूमल जी एक योजना लेके आए थे, मुझे दिखाए थे उन्होंने उस समय कि वो इलेक्ट्रिक चूल्हा दे रहे थे शायद, हैं? हाँ, इलेक्ट्रिक चूल्हा दे रहे थे और वो कह रहे थे कि लकड़ी भी नहीं, गैस है नहीं, तो लोगों को उस समय वो काफ़ी। और मुझे याद है कि मैं एक सभा में मैंने भी लोगों को दिखाया था कि देखो हमारे धूमल जी लाने वाले हैं। भाइयों बहनों, हमारे देश में एक जमाना था, ये दिन याद रखिए। लेकिन कभी कभी क्या होता है, बुरे दिन याद नहीं रखते तो पता नहीं चलता है कि स्थिति कैसे बदल रही है। पार्लियामेंट के मेंबर को गैस के सिलेंडर की 25 कूपन मिलती थी और वो अपने इलाके में साल में एक बार 25 लोगों को, 25 परिवारों को गैस का कनेक्शन देने के लिए ऑब्लाइज करता था। और लोग भी हर दिन सुबह एमपी के घर चक्कर काटते थे कि साहब इस बार एक कूपन मिल जाए, देखो ना बच्चे बड़े हो गए हैं, घर में गैस का चूल्हा लाना है। और अखबारों में आता था कि एमपी कुछ, सब तो नहीं, कुछ उस कूपन को भी काले बाजारी में बेचते थे। ऐसी चर्चा हुआ करती थी उस जमाने में। गैस का कनेक्शन लेने के लिए एमपी के घर के चक्कर काटने पड़ते थे। ये दिन देश भूला नहीं है भाइयों बहनों। आज भी स्थिति ऐसी थी, हमने फैसला किया इस देश के 5 करोड़ गरीब परिवार, और मेरे दिल में एक दर्द था जब मेरी गरीब मां लकड़ी के चूल्हे से खाना पकाती है तो एक दिन में 400 सिगारेट का धुआं उसके शरीर में जाता है। एक दिन में 400 सिगारेट जितना धुआं। खाना अगर लकड़ी के चूल्हे से पकाती है तो जाता है। उस मां की तबीयत का हाल क्या होगा, क्या स्थिति बनेगी उस मां की। और बच्चे जो घर में छोटे छोटे खेलते हैं, मां खाना पकाती है, बच्चे रोते हैं, धुआं उनके शरीर में जाता है। उन बच्चों का भाग्य क्या होगा, आप इसकी कल्पना कर सकते हैं।
और तब मन में ठान ली थी, क्योंकि मैंने भी तो देखा था, गरीब माँ का बेटा हूं मैं, कि माँ कैसे चूल्हा जला करके खाना पकाती थी और आंख में से आंसू बहते चले जाते थे। वो दृश्य बचपन का याद है। और तब जाकर के हमने तय किया कि हम गरीब परिवारों को गैस का कनेक्शन देंगे। 3 साल में भाइयों बहनों 5 करोड़ परिवारों तक पहुंचने का मेरा इरादा है। और मुझे खुशी है, इस योजना को अभी तो 11 महीने हुए हैं और करीब करीब 1.5 करोड़ परिवार हमने तय किया। हम गरीब परिवारों को देश के सामान्य मानवी को एम्पावर करना है। नोटबंदी हुई है, उसके बाद देश की युवा पीढ़ी आपने देखा होगा, वो जेब में पैसे रखते ही नहीं है, वो अपना मोबाइल फोन से ही पैसे लेन देन करते रहते हैं। धीरे धीरे औरों को भी आदत लगने लगी है। और मैं हिमाचल को कहना चाहूंगा, जितना जल्दी आप डिजिटल करेंसी की ओर चले जाएंगे, टूरिज्म के लिए सबसे बड़ी सुविधा का वो कारोबार होगा। आपको आदत डालनी चाहिए। भीम ऐप बनाई है, मोबाइल फोन से आप मोबाइल फोन को ही अपना बैंक बना सकते हैं, अपना पूरा कारोबार मोबाइल से खरीद भी कर सकते हैं, लेन देन कर सकते हैं। पूरे हिमाचल में ये टूरिज्म का क्षेत्र है। अगर व्यापारियों भीम ऐप से पैसा लेना देना शुरू करें, टूरिस्ट भीम ऐप से पैसा लेना देना शुरू कर दे, मैं समझता हूं टूरिस्टों के लिए इसकी बड़ी सुविधा नहीं हो सकती। हर व्यापारी दुकान पे बोर्ड लगा दें कि हम भीम ऐप से पैसे लेते देते हैं, आप देखिए टूरिस्ट आकर्षित हो जाएगा, यहां के लोग भी उस कारोबार से आकर्षित हो जाएंगे। ये ऐसी योजना आपके लिए बनाई है, नगद की जरूरत न पड़े और फिर भी कारोबार चलता रहे। ऑटो वाला भी उपयोग कर रहा है, टैक्सी वाला भी उपयोग कर रहा है, चने ममरे बेचने वाला, सब्जी बेचने वाला भी आज भीम ऐप से पैसा के लेन देन करने लगा है। हिमाचल में एक आंदोलन खड़ा कर देना चाहिए, डिजी धन का आंदोलन खड़ा करना चाहिए। सामान्य मानवी की जिंदगी में बदलाव लाने की दिशा में काम करना चाहिए। आप देखिए, उससे टूरिज्म को ताकत मिल जाएगी। और कोई हिमाचल में तो कोई ऐसी दुकान ना हो, कोई ऐसी होटल ना हो, कोई ऐसी रेस्टोरेंट ना हो जहां भीम से कारोबार न चलता हो, ताकि टूरिस्टों के लिए वो सबसे बड़ी सुविधा का कारण बन जाएगा। भाइयों बहनों, नौजवानों को रोजगार मिले। टूरिज्म सबसे ज्यादा रोजगार देता है। कम से कम पूंजी निवेश से कमाई हो सकती है ज्यादा से ज्यादा लोगों की, तो वो क्षेत्र है टूरिज्म। जब टूरिज्म बढ़ता है तो बड़े बड़े होटल वाले कमाते, ऐसा नहीं है। ऑटो रिक्शा वाला भी कमाता है, ठेले वाला भी कमाता है, पकौड़े बेचने वाला भी कमाता है, चाय बेचने वाला भी कमाता है। और इसलिए हिमाचल के जीवन में टूरिज्म का बाहुल्य है, इसको हम स्वीकार करते कैसे आगे बढ़े। भारत सरकार हर पल हिमाचल की प्रगति के लिए आपके साथ खड़ी है। हम विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाना चाहते हैं। यहां एम्स का निर्माण करना है, यहां पर आज हाइड्रो इंजीनियरिंग का विषय किया, यहां के नौजवानों को उत्तम से उत्तम शिक्षा के अवसर मिले, यहां पर हिंदुस्तान की जो उत्तम से उत्तम व्यवस्था है, वो व्यवस्थाएं हिमाचल को प्राप्त हो। ये भारत में, दिल्ली में बैठाई हुई ये भारत सरकार आपके साथ खड़ी है। आपकी प्रगति की नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए आज मैं आपके साथ खड़ा हूं। और हिमाचल वालों का तो मुझ पर थोड़ा स्पेशल अधिकार भी है, क्योंकि मैंने तो आपका नमक खाया है जी। अब फायदा उठाना आपके हाथ में है जी, फायदा उठाना आपके हाथ में। मैं हिमाचल के लोगों की सेवा करता आया हूं, क्योंकि हिमाचल के साथ कई वर्ष मुझे गुजारने का मुझे अवसर मिला है। यहां की ताकत से मैं भली भांति परिचित हूं, यहां की समस्याओं से भली भांति परिचित हूं। जब हमने 1 रैंक 1 पेंशन किया और मैंने मेरी चुनावी सभा में मंडी में घोषणा की थी 2014 में कि हमारी सरकार जब बनेगी हम 1 रैंक 1 पेंशन लाएंगे,
लेकिन वन रैंक वन पेंशन 40 साल से लटका हुआ सवाल, लेकिन इतनी सरकारें गई, किसी ने अध्ययन तक नहीं किया था कि वन रैंक वन पेंशन क्या होता है, कैसे लागू होता है, कितना खर्च हो, कोई हिसाब नहीं था। यानी मजाकिया विषय बना के रखा था। एक सरकार तो ऐसी गई पिछली कि उसने 500 करोड़ बोल दिया था। जब मैंने काम शुरू किया तो मैं हैरान था। ये मामला 15,000 करोड़ पहुंचा। 15,000 करोड़ भारत के खजाने से एकदम 15,000 करोड़ निकालना मुश्किल था। मैंने फौज के जवानों को बुलाया, मैंने कहा देखो भाई, ये मेरा वादा है, मुझे वन रैंक वन पेंशन करना है, लेकिन सरकार एक मुश्त 15,000 करोड़ नहीं निकाल सकती, मुझे आपकी मदद चाहिए। फौज के लोगों ने मुझे कहा कि मोदी जी, अगर आपको हमारी मदद चाहिए बताइए क्या चाहिए। मैंने कहा एक किस्त नहीं, मैं ये 4 किस्त में देना चाहता हूं, और मैं मेरे हूं। 1 मिनट उन्होंने लगाया नहीं, उन्होंने स्वीकार कर दिया। अब तक 2 या 3 किस्त पहुंच गई हैं, आखिरी किस्त भी पहुंचने वाली है। उनके खाते में पैसे जमा हो गए। भाई, एक ऐसी सरकार जब निर्णय करती है तो आखिरी इंसान तक उसको पहुंचाने के लिए लागू करती है, बारीक से बारीक चीजों को देखती है। भाइयों बहनों, आज जब हिमाचल की धरती पर आप सबसे इतनी बड़ी विशाल संख्या में आपके दर्शन करने का, आपके आशीर्वाद प्राप्त करने का सौभाग्य मिला है, मैं हिमाचल को निमंत्रण देता हूं, आइए इस ईमानदारी के युग में मेरे साथ चलिए। आइए बेईमान बेईमानी, बेईमान व्यवस्था, बेईमान सोच, उसको विदाई करने का ये संकल्प लेकर के आज यहां से चले। इसी एक अपेक्षा के साथ दोनों हाथ ऊपर करके मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। ऐसी ताकत दिखाइए कि बेईमानी को भी कांपने का शुरू हो जाना चाहिए। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद जी। जय श्री राम।